हेलो फ्रेंड, इंडिया जी के मास्टर में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 71वां बीपीएससी का जो आने वाली है, उन्हीं को देखते हुए मैं आप लोगों के लिए 38वीं बीपीएससी प्रीलिम्स जो परीक्षा में पूछी गई 1992-93 में प्रश्न है, मैं आप लोगों को डेली आप लोग को दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं, इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान यानी बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न अभी तक पूछ चुके हैं, उन्हीं को मैं आप लोगों को व्याख्या सहित प्रश्न पत्र को हल करवाएंगे। जैसे आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जितने भी है सभी के लिए यह महत्वपूर्ण वीडियो हो जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है। यही प्रश्न पूछा था 38वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न हम आप लोगों को सॉल्व करवा दे रहे हैं, जो 1992 है ना, 1992 और 93 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली है, वही पूछ रहा है। कुषाण के समय में, गुप्त के समय में होगा, तो अकबर के समय में, मौर्य कला के समय में। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है कुषाण समय में। क्या हो जाएगा? कुषाण समय में। इसका हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि यूनानी कला के प्रभाव के समय पश्चिमोत्तर कला में होगा था जिस नवीन शैली का उदय हुआ है उसे गंधार कला कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधार कला कहते हैं। इस कला का चरम होगा था विकास कुषाण काल में हुआ। कहने का मतलब है इस कला में क्या होगा, तो कुषाण काल में, है ना, कुषाण काल में। किस काल में? कुषाण काल में विकास हुआ है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम गंधार कला में ही बुद्ध की मूर्ति का निर्माण हुआ। प्रश्न आएगा कि बुद्ध की मूर्ति, है ना, बुद्ध की मूर्ति होगा था किस काल में निर्माण हुआ था, तो वो हो जाएगा गंधार, है ना। कौन सा काल में? तो गंधार काल में हुआ था। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि देवी देवताओं, ग्रीक देवी देवताओं को कह रहा है कि समान ही बुद्धि की मूर्ति बनी है। फिर सिर के पीछे प्रकाश मंडल होगा था, घूसराले बाल तथा पर्दों वस्त्र इस काल में विशेषता थी। आप इस प्रश्न में आप देख सकते हैं 3-4 प्रश्न निकल करके आया है। क्या है? तो इसमें कह रहा है कि गंधार कला बुद्ध प्रतिमा जो मूर्ति है उनका निर्माण किस काल में हुआ था, तो गंधार कला में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, है ना। उस समय जो प्रश्न पूछा गया था दूसरा, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलौर में, कोयम्बटूर में। तो आप लोग आंसर जान रहे हैं, आंसर हो जाएगा ए, श्रीरंगपट्टनम में। इसको हम लोग जल्दी से व्याख्या देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो श्रीरंगपट्टनम में थी। कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटका में पड़ता है। जहाँ पर 1792 में, कितना, 1792 में टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम में। जो 1792 में अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि में, है ना, वो 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में, है ना, 1799 में, है ना, चतुर्थ, क्या, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। जो श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। क्वेश्चन आएगा कि टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु, है ना, 1799 में टीपू सुल्तान की हार भी हुई थी और मृत्यु भी हुई थी। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु हुई थी। गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेलेज़ली। क्या था? तो लॉर्ड वेलेज़ली। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। जंतर मंतर का निर्माण किया था, है ना, जंतर मंतर का निर्माण किया था, वो कौन किया था, तो महाराजा जय सिंह ने किया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। जंतर मंतर का निर्माण होगा था जयपुर के राजा होगा था शिवाई जय सिंह ने करवाया था। यानी कहने का मतलब है कि जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा शिवाई जय सिंह कौन थे, तो शिवाई जय सिंह ने, है ना, जयपुर में करवाया था जंतर मंतर का निर्माण। इसमें पहला प्रश्न बन करके आ रहा है कि जंतर मंतर कहाँ है, तो आप बतलाइएगा जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। किसने करवाया, तो शिवाई जय सिंह ने करवाया था। मैं आप लोगों को तोड़ तोड़ करके पूरा आप लोगों को याद करवा दूंगा। आप वीडियो छोड़ करके नहीं जाइए, आप लोगों को मैं पूरा समझा दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। चलिए हम लोग देख लेते हैं। जो जय सिंह
ने करवाया था जंतर मंतर का निर्माण? कह रहा है उन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया जो दिल्ली, बनारस और जयपुर, उज्जैन और मथुरा। कहने का मतलब है आपसे क्वेश्चन आएगा कि 5 वेधशालाओं का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। जो 5 वेधशाला कहाँ है? तो दिल्ली है ना, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, है ना। क्या करवाया था? अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था सवाई जयसिंह। यहाँ पे 4-5 प्रश्न निकल करके आया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री की नियुक्त किया गया, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, है ना। वो कब किया गया था? तो आंसर देखिए 1877 ईस्वी में। इसका थोड़ा सा हम डिफिनेशन देख लेते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री रॉयल हो गया था टाइटिल एक्ट, है ना। कौन सा एक्ट? जो भारत की जो महारानी विक्टोरिया जो भारत की सामग्री जो आई थी उसका था रॉयल, है ना, रॉयल टाइटिल एक्ट 1876 में बना था। कब बना था? 1876 में, है ना। तहत 1876 घोषित किया गया वर्ष 1877 में, है ना। कब? 1877 में। कब? 1877 में हो गया। तो लॉर्ड लिटन के दिल्ली के दरबार का आयोजन करवाया गया था। दिल्ली के दरबार का आयोजन किया गया था। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि और भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कहने का मतलब है इसमें प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आपसे पहला प्रश्न मैं बता देता हूँ क्या आएगा। 2-3 प्रश्न इससे निकल करके आ रही है। दिल्ली का दरबार किसके समय में लगा था? तो लॉर्ड लिटन के समय में। कब? तो 1877 में। और महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है महात्मा गांधी अपनी राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? कह रहा है कि महात्मा गांधी अपनी राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे देखिए 5वां का हम लोग देख लेते हैं। हो गया था 5वां का हम लोग थोड़ा सा हल प्रश्न पत्र देख लेते हैं क्या है। इससे क्या है कि आप लोगों को बहुत सारा प्रश्न बन करके जो निकल कर आता है उसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। इससे बहुत सारा प्रश्न निकल कर आता है। इसलिए अगर आप हमारे वीडियो पे बने रहेंगे तो पीटी, है ना, पीटी और जो मेंस है ना, जो पीटी और मेंस है वो दोनों इसमें कवर हो जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी 71वां बीपीएससी के लिए। और देखिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। इसी तरह मैं आप लोगों को डेली वीडियो दूंगा। देखिए महात्मा गांधी के गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जबकि गोखले का गुरु अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे को मानते थे। यानी कहने का मतलब है महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोखले। और गोखले के गुरु कौन थे? तो रनाडे थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि साइमन कमीशन पहली बार भारत आया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। कब आया? 1928 में। इसको हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि साइमन कमीशन जिसका गठन, है ना, साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 ईस्वी में लंदन में किया गया। इसमें देखिए प्रश्न बन के निकल के आ रही है कि साइमन कमीशन का गठन पूछेगा तो 1927 ईस्वी में। कब? 1927 ईस्वी में गठन कर दिया गया था साइमन कमीशन को। कहाँ? तो लंदन में। कहाँ? तो लंदन में। आगे देखिए कह रहा है साइमन कमीशन का गठन 1900, है ना, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा हम लोग बता देते हैं। कह रहे 1928 में पहली बार भारत आया। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? तो 1927 में। और भारत कब आया? तो भारत आएगा 1928 ईस्वी में। कब आएगा? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आ जाएगा, है ना। कहाँ आ जाएगा? तो देखिए दिल्ली में आएगा। कह रहा साइमन कमीशन के, है ना, 1999 में सुधार की जांच के लिए, है ना, 1919 का जो आपका जो आया था उन्हीं को सुधार के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। इस सिफारिश के करना कि भारत के योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों और संवैधानिक अधिकार दिया जाए। कहने का मतलब है साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था, भारत को 1928 में भेजा गया था, हो गया था क्योंकि 1919 में सुधार की जांच के लिए साइमन कमीशन को भेजा गया था। इसमें क्या बात कही गई थी? तो कहा गया था कि भारत इस योग्य हो गया है कि यहाँ के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जाए। यदि दिया जाए तो उसका स्वरूप कैसा होगा? हो गया था इसके, हो गया था सभी सदस्य अंग्रेज तथा भारत के योग्य, हो गया था जोरदार विरोध किए थे। अब इनका विरोध करने का कारण क्या था कि क्योंकि एक भी भारतीय साइमन कमीशन में शामिल नहीं
थे, इसलिए भारतीय लोगों ने इनका विरोध किया। साइमन कमीशन वापस जाओ, इसी में नारा दिया था, है ना, गो बैक साइमन कमीशन, है ना, तो गो बैक साइमन कमीशन का नारा, है ना, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा कही गई थी और लाठी डंडा चोट के द्वारा इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया, है ना, पूर्ण स्वराज का पारित किया था, तो 1929, आंसर हो जाएगा 1929। आगे देख लेते हैं हम लोग डिफिनेशन क्या कह रहा है। कांग्रेस पार्टी ने होगा था 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया। यानी इसका प्रश्न देखिए क्या क्या निकल कर आ रहा है, ये प्रश्न मैं आप लोगों को बतला देता हूँ। सबसे पहला आपका प्रश्न पूछेगा कि सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि कांग्रेस पार्टी ने लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 में। कब मांग की गई थी, तो 1929 में, याद रखिएगा। और इसी पूर्ण स्वराज में क्या घोषणा हुआ, 26 जनवरी को, है ना, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आप लोगों की इसी तरह वीडियो डेली प्राप्त हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1919 की भारतीय इतिहास संबंधित है, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो जलियांवाला बाग शताब्दी से। आगे देखिए क्या कह रहा है कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें जनरल ओडायर ने गोली चलाने का आदेश दिया होगा, जेने के कारण भारी होगा तो संख्या में लोगों के हाथात हुआ एवं मरे गए। कहने का मतलब है, आपसे क्वेश्चन आएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था, तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 2 प्रश्न। तीसरा प्रश्न, किसके शासनकाल में किसने गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल ओडायर। जनरल ओडायर को गोली किसने मारेगा, तो वो उधम सिंह मारेगा 1940 में। कहाँ मारेगा जाके, तो लंदन में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे, कह रहा है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए हम लोग देख लेते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ, कहाँ से लिया गया, आनंद मठ से। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो प्रसिद्ध रचित पुस्तक है आनंद मठ से लिया गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा, जन गण मन, है ना, जो भारत के राष्ट्रगान है। और जयशंकर प्रसाद ने होगा था हिमाद्री होगा था तुरुंग सिंगार से होगा था नामक कविता की रचना किया। इसमें प्रश्न क्या आएगा, मैं आप लोगों को बता देते हैं। इसमें प्रश्न आएगा कि वंदे मातरम को किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था, तो आनंद मठ, है ना। और रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, जन गण मन को होगा था लिखा। आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जयशंकर प्रसाद हिमाद्री सिंह की नामक कविता लिखा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आने वाली आगामी जो खतरनाक बीपीएससी होने वाली है, जो बीओ की बहाली होने वाला है, उसमें सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए इसका हम लोग हल प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है, पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य बनाने जाने के कारण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। कौन किया, तो पाकिस्तान नामक एक अलग राज्य होगा था बनाए जाने का नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। आगा खां और सलीमुल्लाह खां इत्यादि ने मुस्लिम लीग का निर्माण में अपना योगदान दिया। यानी उसके साथ और कौन थे, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग के निर्माण में अपना योगदान दिया था। पाकिस्तान शब्द सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली ने किया था। इसमें प्रश्न क्या आएगा, तो पाकिस्तान का जो मांग किया था, है ना, वो है मोहम्मद अली जिन्ना और इसका सहयोगी पार्टी कौन थे, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां। लेकिन इसमें पूछ लेगा कि पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था, तो चौधरी रहमत अली ने किया था, जो यहाँ से प्रश्न बन के आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। क्या कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुआ था। कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। चलिए इसका हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. होम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी। प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। यानी कहने का मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, है ना।
कहाँ हुआ था? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इनकी पहली बैठक हुई थी, जिसमें पहली बैठक की अध्यक्षता WC बनर्जी, जिसको प्रेमचंद्र चटर्जी कहते हैं, और इसका संस्थापक कौन हो जाएगा? A.O. होम। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए हैं? कह रहा है कौन से प्रसिद्ध भारतीय होगा था नेता जो सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न जो मैं आप लोगों को बतला रहा हूं, यह प्रश्न 38वीं PPSC 1992-93 में पूछी हुई प्रश्न है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। आगे देखिए क्या कह रहा है, खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी, है ना, सीमांत गांधी के नाम से जाने गए हैं। कहने का मतलब है कि आपसे प्रश्न आएगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। गांधी जी का सविनय अगवा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के पश्चात पश्चिमोत्तर भारत में लाल कुर्ती नामक एक आंदोलन चलाया था। आपसे प्रश्न आएगा कि लाल कुर्ती नामक आंदोलन किसने चलाया था? तो वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मुंडा जनजाति अधिकांश बस्ती है। कह रहा है कि मुंडा जनजाति अधिकांश बस्ती है, यही प्रश्न पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि मुंडा जनजाति अधिकांश बस्ती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार। क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर बोर्ड ने नहीं माना, क्योंकि उस समय मैं आप लोगों को बतला देता हूं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि प्रश्न काल के समय मुंडा जनजातियों की सर्वाधिक संख्या बिहार में थी, यानी यह प्रश्न जो है 1992 का है। कब का है? 1992 का है, लेकिन उस समय इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। लेकिन अभी नहीं इसको मान सकते हैं, इसीलिए व्याख्या से आप लोग समझिएगा। प्रश्न काल के समय मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संख्या बिहार में थी, वर्तमान में इसकी जनसंख्या झारखंड में हो गई, है ना। तो प्रश्न क्या है? तो मुंडा विद्रोह सबसे ज़्यादा जो हुआ था वो झारखंड में हुआ था, जो पहले बिहार में थे। जो बिहार से झारखंड हो गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कटा, और यह प्रश्न 1992 का, इसलिए बिहार होना चाहिए था आंसर। लेकिन अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा मुंडा सर्वाधिक जनसंख्या झारखंड में है। जनजाति छोटा नागपुर में निवास करते थे। कहाँ करती है? मध्य प्रदेश में भील जनजाति, है ना, और गोंड है। आपसे प्रश्न आएगा कि भील जनजाति और गोंड कहाँ? तो मध्य प्रदेश में जनजाति पाई जाती है। असम में बोडो और राभा और दिमारा आदि जनजाति निवास करती है। उत्तर प्रदेश में कोल, थारू और खरवाल आदि जनजाति पाई जाती है। तो यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम भारत में। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रहा है कि लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। पहला प्रश्न तो यही बन करके आता है कि लक्षद्वीप किस सागर में अवस्थित है? तो अरब सागर में अवस्थित है, जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है। प्रश्न यहाँ पे घुमा करके पूछा था, यहाँ पे दे दिया था दक्षिण और पश्चिम दे दिया था। क्या दे दिया था? दक्षिण पश्चिम, है ना। तो अरब सागर कहाँ स्थित है? तो वो दक्षिण और पश्चिम में है। कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी कहने का मतलब है कि बंगाल की खाड़ी कहाँ है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। आगे देखिए लक्षद्वीप समूह में कुल 36 द्वीप है। कितना द्वीप है? 36 द्वीप है, जिसमें केवल 7 द्वीपों पर जीवन निवास करती है। भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है। अब देखिए इसमें कौन कौन सी प्रश्न बन करके आ रही है, मैं आप लोगों को फिर से बतला देता हूँ। अरब सागर कहाँ है? लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में। अरब सागर कहाँ बसा हुआ है? तो दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। अब बंगाल की खाड़ी में, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है, जिसमें 7 द्वीपों पर यानी जीवन यानी लोगों का निवास है। भारत का एकमात्र मूंगा द्वीप है अरब सागर में जो है लक्षद्वीप। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित भारतीय राज्य में लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है। कह रहा है कि भारतीय राज्य में कहाँ लॉ एस्क उपलब्ध नहीं है? तो पंजाब में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि लॉ एस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि में प्रमुख है। मतलब लॉ एस्क जो है बिहार में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में इत्यादि में प्रमुखता से प्राप्त होती है। पंजाब में लॉ एस्क की खाने नहीं होती है, याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। सबसे अधिक तेल निर्यातक देश है। कह रहा है कि सबसे अधिक तेल निर्यातक, निर्यातक मतलब आयात मतलब आना और निर्यात मतलब देना, यानी कौन सा ऐसा देश है जो आपका सबसे ज़्यादा निर्यातक वाला तेल देश है? कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। आगे देखिए ये 2020 का आंकड़ा है।
अभी हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्या कह रहा है कि तेल निर्यात करने वाले देशों में सऊदी अरब का स्थान सर्वोत्तम है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक कच्चा तेल का भंडार वेनेजुएला के पास है। सबसे ज़्यादा कच्चा भंडार जो है वेनेजुएला के पास है। 2020 के आंकड़े के अनुसार विश्व में कच्चा तेल का उत्पादन देश में अमेरिका का प्रथम और सऊदी अरब द्वितीय और रूस तीसरा स्थान पर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। कह रहा बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी क्या होती है। आप लोग इसमें आंसर देख लीजिएगा। होगा था कॉमन 22 होगा था 2 फीट होती है। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। बड़ी लाइन जिसको ब्रॉड गेज बोलते हैं, ये जो बड़ी लाइन को आप देख रहे हैं जो रेलवे का जो पटरी होता है उसी को बोलते हैं बड़ी लाइन, जिसको ब्रॉड गेज बोलते हैं। दो पटरियों के बीच की दूरी 5 फीट 6 इंच है। कितना? 5 फीट 6 इंच है, यानी 1676 मीटर यानी मी है होती है। ब्रॉड गेज भारत के साथ दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला रेलगाड़ी है जो 1000 मीटर होगा था मिमी, और नैरो गेज होगा था 762 मिमी और 610 मिमी होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। कह रहा है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। कह रहा है कि निकोलस जो है कोपरनिकस किसके लिए प्रसिद्ध है, वही प्रश्न इसमें पूछ रहा है। आगे देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? वह बताते हैं के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी। यही कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। आगे देखिए कोपरनिकस क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं, यानी पूरब होगा था मान दृढ़ हो चुकी है। पृथ्वी पर स्थित कह रहा पृथ्वी पर स्थित सूर्य उसके चारों चक्कर लगाती है। 1530 में कोपरनिकस की किताब है ना, कोपरनिकस का किताब है 1530 में। उन्होंने द रिवोल्यूशन होगा था ऑर्लियम होगा था कोलियंट्रल प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा कर लेती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रश्न बार बार पूछती है। देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि गोबी मरुस्थल है। कह रहा है कि गोबी मरुस्थल कहाँ, यही पूछ रहा है। तो चीन में है। कहाँ है? तो चीन में। इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बीच अवस्थित है। पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि गोबी का मरुस्थल जो है किन के बीच अवस्थित है, तो वो है मंगोलिया और चीन में अवस्थित है। तो दक्षिण अमेरिका के अटकामा है ना, दक्षिण अमेरिका के अटकामा होगा था उत्तरी चिली तथा दक्षिणी होगा था दक्षिण सिंतो डे सुचूरा होगा था उत्तर पूर्व पेरू मरुस्थल में पाए जाते हैं। पश्चिमी अफ्रीका में होगा था पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल है, यानी कह रहा है कि सहारा मरुस्थल कहाँ, तो पश्चिमी अफ्रीका में है। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, यानी मरुस्थल से यहाँ से प्रश्न आएगा तो कवर हो जाएगा। पहले हम आपको बतला देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है ना। और पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल कहाँ अवस्थित है, तो पश्चिमी अफ्रीका में। और यहाँ पे देखिए अटकामा मरुस्थल कहाँ है, तो उत्तरी चिली में। और यहाँ पे गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया और चीन के बीच अवस्थित है। आगे क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य, है ना। कह रहा है कि बिहार राज्य अवस्थित है होगा था निम्न देशांतरों के मध्य। क्या आंसर हो जाएगा? कितना हो जाएगा? लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व के बीच। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आप देखिए इसमें क्या है, तो 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व लगभग है। आगे इसको देख लीजिए क्या कह रहा है। व्याख्या हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। व्याख्या कह रहा है कि बिहार राज्य है ना, यानी आप लोग सीधी से याद यही कीजिएगा। क्या कीजिएगा कि 83 19 50 पूर्व 88 17 40 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। ये देशांतर है ना। कैसे याद कीजिएगा? तो 83 19 50 बस याद कीजिएगा। पूर्व 88 17 40 पूर्व देशांतर मध्य के बीच अवस्थित है। बिहार का क्षांशीय विस्तार जो है 2410 से 243115 तक अवस्थित है। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सीन नदी होगा था किस नगर से बहती है। कह रहा है कि सीन नदी किस नगर से होकर बहती है, तो कहाँ से बहती है, तो पेरिस। पेरिस कहाँ पड़ता है, तो फ्रांस में। पेरिस नगर में सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। कह रहा पेरिस जो नगर है सीन नदी के तट पर बसा हुआ है। रोम होगा था नगर
वीर्स नदी के किनारे अवस्थित है। होगा था रोम टावर्स नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे पर अवस्थित है और फ्रैंकफर्ट राइन नदी के तट पर अवस्थित है। यहाँ पे याद कर लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है सुएज नहर जोड़ती है। यह प्रश्न जो हम आप लोगों को बतला रहे हैं यह 38वीं बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है, जो 1992-93 का जो प्रश्न जो पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा, मैं वही को आप लोग को हल प्रश्न पत्र बतला रहा हूँ। चलिए आप लोग देखिए, कह रहा सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, व्याख्या क्या कह रहा है। सुएज नहर क्या व्याख्या देख लेते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। कह रहा है कि होगा था सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को होगा था करने वाली एक नहर है। कह रहा है कि लाल सागर और भूमध्य सागर के संबंध होगा था करने वाली एक नहर है। 1859 में, कब 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड की देख रेख में सुएज नहर का निर्माण करवाया गया था। देखिए किसके द्वारा करवाया गया था, फर्डिनेंड की देख रेख में 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर था, जो नहर की जो होगा था 193 मीटर लंबाई है, 250 मीटर चौड़ी और 24 मीटर गहरी है। इसका निर्माण 10 वर्ष पूर्व हुआ था 1869 में यह नहर यातायात के लिए खुल गया। यानी कहने का मतलब है कि सुएज नहर का जो निर्माण हुआ था 1800 कब किया गया था, तो 59 में। किसके द्वारा किया गया था, फर्डिनेंड के द्वारा किया गया था, और ये 1869 में यानी यातायात के लिए खोल दिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर होगा था 23 क्या कह रहा है। ओजोन परत बताता है, ओजोन परत है ना होगा तो बताता है, क्या बताता है ओजोन परत, तो पृथ्वी की सतह से होगा था 15 से 20 किलोमीटर ऊपर के वायुमंडल पर अवस्थित है। यानी कहने का मतलब है कि आप इसमें देख सकते हैं कि पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर की वायुमंडल की परत है कौन, तो ओजोन मंडल। चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं व्याख्या थोड़ा सा। ओजोन परत समताप मंडल में पृथ्वी के लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सूर्य द्वारा होगा तो विकिरण परावैंगनी किरणों को हमारी से रक्षा पहुंचाती है। ओजोन परत जो है हमारे जो अल्ट्रावायलेट किरण जो सूर्य से निकल कर आ रही है उन्हीं को सोखता है ना, उसी को अब्सॉर्ब कर लेता है। इसलिए ओजोन परत को है ना, ओजोन परत हमारे जो शरीर के जो बीमारी जो उत्पन्न हो रही है उसे रोकने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसको अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थल, कह रहा है कि समुद्र तल से पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थल कौन सी है, तो कौन हो जाएगा, तो उत्तरी ध्रुव। क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव। इसको हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। पहला प्रश्न तो बन गया कि अटलांटिक महासागर के पास उत्तरी ध्रुव है जो पृथ्वी के केंद्र का सबसे निकट है। यानी कहने का मतलब है पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट है तो वो है उत्तरी ध्रुव जो अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। ध्रुव पर पृथ्वी होगा था चपटी है, जिसके कारण ध्रुव की पृथ्वी के केंद्र की दूरी न्यूनतम होती है, जबकि भूमध्य रेखा के उभार होने से पृथ्वी का केंद्र सर्वाधिक दूर हो जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एस्परांटो है, कह रहा है कि एस्परांटो है। यह प्रश्न 1992 में पूछा गया है। देखिए कैसा कैसा प्रश्न आता है, आप इस प्रश्न को पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि आने वाली जो 71वां बीपीएससी है यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पत्र आपको आएंगे। चलिए देख लेते हैं। जो पूछा हुआ प्रश्न होता है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, एस्पराटो है, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। आगे देखिए इसका हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। एस्पराटो एक आसान है कृत्रिम अंतर्राष्ट्रीय भाषा। एस्पराटो का उपनाम से भाषा के निर्मित होगा तो लुडविग लॉजर जाने हॉप ने एयरपोर्ट पहली बार किताब 1887 में होगा था वारसा पोलैंड में प्रकाशित की गई थी। होगा चाहत होगा थी। एस्पराटो एक वैश्विक भाषा के लिए भाषा होगा था। एस्पराटो शब्द अर्थ आशा रखने वाला है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। स्विट्जरलैंड में होगा तो बोली जाने वाली प्रधान भाषा है। यानी देखिए कैसा प्रश्न आता है भाई, कह रहा है कि स्विट्जरलैंड में है ना बोली जाने वाली होगा तो प्रधान भाषा है वो जर्मन, फ्रेंच और इटालियन है ना। स्विट्जरलैंड में फ्रांस, जर्मन, इटालियन, ऑस्ट्रेलियन से घिरा हुआ है। यहाँ जर्मन, फ्रेंच और इटालियंस भाषा के प्रधान रूप से जानी जाती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर होगा था क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देख लेते हैं। कौन सा कथन असत्य है, यही पूछ रहा है। राष्ट्रपति के पद के लिए होगा तो प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए बी क्या कह रहा है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है? होगा था भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी पूछ रहा है यहाँ पे असत्य, मतलब गलत पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, यही प्रश्न गलत हो जाएगा। आगे देखिए, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। भारत के होगा था भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों का होगा था संसद के दोनों सदनों का। क्या कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा एकल संक्रमण मत पद्धति के आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होती है। मैं आप लोगों को समझा देता हूं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होती है संसद के दोनों सदस्य के द्वारा होती है। जो लोकसभा और राज्यसभा से जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वही उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचन एवं मनोनीत सदस्य होगा था भाग लेते हैं। अगर कोई भाग नहीं लेगा, वो संसद से निर्वाचित जो सदस्य होते हैं वही उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। अगर कहने का मतलब है प्रश्न कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव में कोई अगर विवाद संपन्न होती है तो उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा, विवादित कहाँ सौंपा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। कहाँ सौंपा जाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय को। इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो विवाद होगा, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसमें जो विवाद होगा वो भारत में कहाँ जाएंगे? तो वो उच्चतम न्यायालय में, है ना, भारत का उच्चतम न्यायालय करेगा, उसका निपटारा करेगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त को अवैध किया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को इतनी पावर है वो अवैध घोषित कर सकता है। उच्च न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारत की संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता। कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, यानी राष्ट्रपति को जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं करेगा। किनका करेगा? चलो हम लोग जान लेते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। देश के किसी भी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो वो राज्यपाल करेगा, न कि राष्ट्रपति करेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देख लेते हैं, जो आज का प्रश्न लास्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय संविधान राष्ट्रपति को राज्यों को मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राज्य के निर्वाचन के पश्चात संबंधित होगा था राज्य के राज्यपाल बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री को माना जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 जो प्रश्न आज का लास्ट माना जाएगा। मैं आप लोगों के लिए डेली आप लोगों को इसी तरह वीडियो दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। वीडियो यहाँ तक ही रोक देंगे ताकि लंबा ना हो। आगे देखिए क्या कह रहा है, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकता है? तो आंसर हो जाएगा 14 दिन तक। आप लोगों को समझा देते हैं, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाता है, मान लिया जाए कोई विधेयक है वो लोकसभा पारित कर देता है, तो वो फिर कहाँ जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा कितने दिन अपने पास रखेगा? तो 14 दिन तक राज्यसभा इसको समझा जाएगा, यानी पढ़ेगा, समझेगा। अगर राज्यसभा 14 दिन के बाद कोई अगर जवाब नहीं देता है तो वो विधेयक अपने आप पारित होना माना जाएगा। जैसे कि इसमें देख सकते हैं आप, संविधान के अनुच्छेद 109 के 5 के अनुसार राज्यसभा विधेयक अधिकतम, है ना, राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है ना। 14 दिनों के बाद धन विधेयक स्वतः ही राज्यसभा से पारित माना जाएगा। यानी 14 दिन तक आप रखे हैं, कोई जवाब नहीं दिया तो इसका जो विधेयक है वो राज्यसभा से पारित माना जाएगा। आज हम यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। चलिए, आज हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। मैं आप लोगों को फिर से बतला देता हूं कि यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आने वाली जो 71वां बीपीएससी है और जितनी भी परीक्षा होने वाली है सभी के लिए यह पीसीएस का जो परीक्षा होने वाली है यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीपीएससी के द्वारा जो पूछी गई प्रश्न है उन्हीं को मैं हल प्रश्न पत्र लाया हूँ। 38वीं बीपीएससी आप देख सकते हैं 1992-93 का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए, आज के लिए यहाँ पर ही मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।